हाय। हम लोग जेजी बिल्स के बारे में बात करना चाहते हैं। एक यूनिक एग्जाम है। नाम तो बहुत सारा सुना होगा आपने कि हाँ भाई जेजी बिल्स होता है, कोई टीआईएफआर एंट्रेंस होता है। फुल फॉर्म बड़ी सिंपल सी है, जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये जो सारे इंस्टीट्यूट जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपके पास फ्रीडम होती है कि यार बायोलॉजी के साथ मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स को मुझे बायोलॉजी पे अप्लाई करना है, बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साइंस में पढ़ना है। इतनी सारी फ्रीडम होती है। जो ओवरऑल मैं आपसे आज बातें करने वाला हूँ वो ये कि कौन कौन लोगों को अपीयर करना चाहिए या कौन कौन लोग अपीयर कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करूंगा टीआईएफआर, जो जेजीबिल्स का पुराना नाम है, टीआईएफआर एंट्रेंस, टीआईएफआर और उसके अलाइड पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट कौन से हैं। मैं बात करूंगा आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, जो ओवरऑल तरीका होता है। मैं बात करूंगा एग्जाम क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस किस तरीके से उसको काम करना चाहिए, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कब कब एग्जाम होता है। मैं आपसे बात करूंगा कि फाइनली वो लोग आपको सेलेक्ट किस आधार पे करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने एक रिटन एग्जाम दिया और आपका मामला बैठ गया। ये जो सारा का सारा प्रिपरेशन है इफेक्टिवली करना कैसे होता है, क्योंकि अगर आप अगले साल अपीयर कर रहे हैं तो आपको इस साल से काम करना होता है या इवन 2 साल पहले से काम करना होता है। एंड फाइनली हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम लोग एज ए आई गुरु जी कैसे हेल्प करने वाले हैं। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लें, क्योंकि जेजीबिल्स का जो एग्जाम है वो पीएचडी एंट्रेंस और इंट पीएचडी एंट्रेंस दोनों के लिए सेम है। और इंट पीएचडी में एक अच्छी सी बात है कि यहाँ पर एमएससी का एग्जिट होता है, यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी पूरी ना करें, आप 2 साल में ही अपनी एमएससी की डिग्री लेके बाहर होना चाहें तो आप वो हो सकते हैं। खास बात रहेगी कि जो ओवरऑल सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो एक रिटन टेस्ट है, फिर आपका सीवी बनना है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और साइंटिफिक राइटअप। इतनी सारी तरह की चीजों का कंसिडरेशन होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोई सा भी हो सकता है, फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स का, बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी का। या अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में है, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा है, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, बीवीएससी कर रखा है, इस तरह की अगर चीज कर रखी है तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एलिजिबल है। द सिमिलर थिंग्स आपके लिए पीएचडी में भी है कि पीएचडी में भी 4 ईयर वालों वाले लोग सीधे के सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजुअली एमएससी में वो लोग जाते हैं जिनको 2 साल का करके मामला खत्म करना है कि भाई हमने 4 ईयर प्रोग्राम किया और 2 साल की एमएससी की डिग्री लेके हम खत्म करना चाहते हैं, तो वो एमएससी वाले में जाते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं यार हम लोग तो पूरा का पूरा भाई इसमें जाना चाहते हैं कि भाई पीएचडी करेंगे हम, तो यू कैन गो फॉर दिस। पीएचडी के लिए दूसरे जो लोग अपीयर कर सकते हैं वो एमएससी वाला है, जिन्होंने एमएससी किया हुआ है। एक और जो कोर्स है जो हर अल्टरनेट ईयर इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाता है, अल्टरनेट ईयर ध्यान दीजिएगा, एमएससी इन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। यूनिक कोर्स है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी फील्ड में, और इसका एक सिंपल सा एंट्रेंस है जो आपको अपीयर करना है। अगली बात करेंगे हम अलाइड इंस्टीट्यूट और टीआईएफआर का मतलब क्या है। टीआईएफआर का इनके लिए मतलब होता है, मुंबई का जो इनका है टीआईएफआर, डीबीएस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। हैदराबाद का टीआईएफआर, इसको टीआईएफआर हैदराबाद ये लोग बोल रहे हैं। बेंगलुरु का टीआईएफआर एनसीबीएस। और बेंगलुरु में एक और टीआईएफआर का एक सेक्शन खुला है जो कि हमारे बायोलॉजी के लिए नहीं है, वो मैथमेटिक्स और फिजिकल का और केमिकल साइंसेज के लिए। इट इज टीआईएफआर आईसीटीएस। खैर, हमें पहले 3 से ज्यादा मतलब है। टीआईएफआर मुंबई का बड़ा शानदार सा सीन जो आपको देखना है, ऑब्वियसली यहाँ पहुंचा जा सकता है। एनसीबीएस और ये आपका टीआईएफआर हैदराबाद, 3 बड़े बड़े सपने। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये जो एंट्रेंस है ये सिर्फ इन 3 जगहों पर ही आपको सेलेक्ट कराएगा। आप एससीटीआरईसी में अगर आप जाते हैं मुंबई में, वहां पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। आपका सीसीएमबी हैदराबाद जो कि पीएचडी के लिए है, बोस इंस्टीट्यूट आपका, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स बेंगलोर, आईसर्स में एटलीस्ट पुणे, और आपका जो एक हमारा जो मोहाली है वहां पर भी ये लोग अप्लाई करते हैं। मोहाली वगैरह में आप आईआईटी जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। तो 2-2 3-3 इनके सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं, बट सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट एक्चुअली इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एनबीआरसी वन ऑफ द बेस्ट फॉर द ब्रेन रिसर्च। एनसीसीएस अगेन पीएचडी के लिए, एनआईए पीएचडी के लिए। नाइसर में आप जा सकते हैं कुल मिलाकर कि आपको भाई आईआईटी जाम के थ्रू भी है और आपका टीआईएफआर के थ्रू भी है। सिलेक्शन के प्रोसीजर हर जगह पर वही है कि आपको एक इंटरव्यू फेस करना है। टीएचएसटीआई जो कि आपके फरीदाबाद में है, अगेन पीएचडी के लिए है। उसके अलावा 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि अगेन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत और मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जो मणिपाल में है, कर्नाटका में, वहां पर आप अपीयर कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो सेम कॉमन एंट्रेंस से होता है। यूजुअली ये जो नोटिफिकेशन आएगा इनका वो अक्टूबर के आसपास कहीं आता है, और
फॉर्म उसी वक्त सितंबर अक्टूबर में आपके नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यूजुअली दिसंबर सेकंड संडे पर ये एग्जाम होता है, यूजुअली बोला है मैंने क्योंकि कई बार डेट्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं। मेल कैंडिडेट्स की फीस 1000 रुपीज, फीमेल की 500 और अदर्स की 500। उसके अलावा बहुत अच्छी बात इनकी होती है, अगर आप फीस देने में सक्षम नहीं है तो फी वेवर का आपको कुछ नहीं करना है, कि ईमेल लिखना है कि मैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाला हूँ या किसी भी वजह से मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स की सैलरी सिर्फ, और बहुत सारे इसके क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे वो फी का वेवर दे देते हैं। आप फीस मत दीजिए, आप एंट्रेंस दीजिए। कुछ बड़ी शानदार सी बातें जो कि फेलोशिप के बारे में आपको याद रखनी चाहिए। पीएचडी स्टूडेंट्स की जो मंथली फेलोशिप है सीएसआईआर के इक्विवेलेंट है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तब भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई ना करें, सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई करें बेहतर है, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी होती है। इनकेस यहाँ जाना न जाना तो एक अलग चीज हो जाती है, वो आपकी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी है। उसके अलावा इंट पीएचडी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी फेलोशिप में इसमें ऑफर की गई है कि फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो फेलोशिप आपकी सीधे के सीधे 31,000 रुपये महीना हो जाती है। यह सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस बड़ा शानदार शब्द है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, आपका ग्रेड पॉइंट्स अच्छे आना चाहिए, आपका ओवरऑल जो इनका पैरामीटर्स होते हैं कि इन्होंने लैब में कितना काम किया है कितना नहीं किया है, इस तरीके के आपको होता है। ये जो आपका फेलोशिप है ये बढ़ते बढ़ते 35,000 जब आप एसआरएफ लेवल पे पहुंच जाते हो तो ये आपका हो जाता है, जेआरएफ से आप एसआरएफ पे शिफ्ट हो जाते हो। एमएससी का एग्जिट ऑप्शन होता है कि स्टूडेंट टेक द एमएससी एग्जिट, द फेलोशिप फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। तो एक और फंडा क्लियर कीजिएगा, एमएससी का एग्जिट तीसरे साल पर होता है, 2 साल की एमएससी नहीं होती। पहले इसमें एक अलग प्रोग्राम हुआ करता था एमएस, 3 साल का एमएस प्रोग्राम होता था, एमएससी नहीं होती थी। बट स्टिल जो सीखने को आपको मिलेगा वो बहुत बहुत शानदार है, टीआईएफआर है भाई। नाउ कुछ बेसिक चीजें आपको रिटन टेस्ट के बारे में, क्योंकि मल्टीपल स्टेप एग्जाम है। रिटन टेस्ट में आपको सिंपल सी कुछ नहीं करना है, सभी के लिए एक बड़ा कॉमन सा है, बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। टेस्ट में आपके एमसीक्यूज आएंगे और ये इनका कहना है भाई हम बिल्कुल बेसिक्स ओनली कवर करेंगे। और बेसिक्स ओनली किसके होंगे? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, देर इज नो गाइड बुक, नो सिलेबस, नो स्पेशल नॉलेज और प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। मजाक कर रहे हो क्या यार? प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं तो फिर हम पढ़ा क्यों रहे हैं? एंड रिवाइज योर बेसिक्स, दैट्स इट। यहाँ रिवाइज योर बेसिक्स का मतलब होता है 9th क्लास से लेकर और बीएससी एमएससी तक का सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स ओनली बोला है। दूसरी खास बात, यहां पर मैथ्स का मतलब एप्टीट्यूड वाली मैथ्स होती है, वो जो आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशियल उस लेवल की मैथ्स पर आपको काम नहीं करना है। केमिस्ट्री मजे की बात है, बायोकेमिस्ट्री होती है। आप यूं कहेंगे 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में से 6-7 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री से होते हैं, वो भी यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री के। और बाकी के जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी में आप एंजाइम कैनेटिक्स, आपकी प्रोटीन केमिस्ट्री, लिपिड केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री वहां से कहीं से उठा के दे दिया जाता है, अगर आप पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स जो होती है वो ट्रिकी फिजिक्स होती है, वो जो कि 9-10 लेवल की भी हो सकती है, वो आपकी किस्मत में होगा तो 11-12 भी हो सकता है। कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कृपा करके सभी इनकी वेबसाइट के ऊपर 10 सालों के जो इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, कहीं से बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप अननेसेसरी पैसा खर्च करोगे। कोई जरूरत नहीं है, साइट पे जाइए टीआईएफआर की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टीआईएफआर मुंबई का भी, यानी कि जो डीबीएस है, और एनसीबीएस का भी, दोनों पर आपके पेपर्स अवेलेबल है विद आंसर्स। तो पेपर आपको आराम से प्रिपेयर करना है, बेसिक्स ओनली के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वो ठीक है, बोलने के लिए उन्होंने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। खास बात रहेगी कि ये जो प्रोसीजर है रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको हर इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है। ये जितनी भी मैंने आपको लिस्ट बताई है, सब में आपको होगा कि भाई हमारा रिटर्न क्वालिफाई हो गया है, प्लीज कंसीडर अस फॉर द फर्दर प्रोसीजर। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे, वो आपको कभी भी इनविटेशन नहीं भेजने वाले डायरेक्टली। कई वो कहेंगे कि भाई आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया है, अब आप हमारे यहाँ अप्लाई करो। अप्लाई करने का बड़ा गजब का मामला है, वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे और उसको आप कहेंगे कि भाई इस फॉर्म को भेजो। आप कहोगे यार फॉर्म ही तो है, इसमें क्या बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस फॉर्म में बड़ी गजब की बातें होती है। फॉर्म फिलिंग जो है वो अपने आप में बड़ा खेल है। पहली चीज तो उसमें 4 सेक्शन होंगे, वो आपसे पर्सनल डिटेल मांगेंगे, कौन हो, क्या हो, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। कोई बात नहीं यार, दे देंगे। आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछेंगे, 10th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक का, यानी कि आप ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन तक का, आप अगर एमएससी में तो एमएससी तक का। ये बड़ा गेम चेंजर है।
ध्यान रखना। तीसरा बड़ा गजब का, तीसरा चौथा बहुत कलिस चीज है, कठिन चीज है, थोड़ा सा इसको आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपसे क्या कहा जा रहा है। सेक्शन 3 और 4 को मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सेक्शन 3 आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज अवार्ड एंड एक्सपीरियंस है। इसमें 10 सवाल होते हैं यूजुअली। पहला पूछते हैं कि समराइज द सब्जेक्ट ऑफ योर रिसेंट ऑनगोइंग और कंप्लीटेड डिग्री। सपोज आपने जूलॉजी में एमएससी किया है, तो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ द एमएससी इन जूलॉजी विद स्पेशल पेपर इन एंटोमोलॉजी। आई हैव रेड दीज थिंग्स। इसको आपको बहुत अच्छे से रिटर्न, यानी कि जो आपकी भाषा होनी चाहिए, जो रिटर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, जहां पर अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। यू आर जस्ट डिफाइनिंग योर सेल्फ। दूसरी, आप अपनी अगर कोई अवार्ड या फेलोशिप मिला है, जैसे आपने सपोज जेआरएफ क्वालिफाई किया या आपको गार्गी अवार्ड मिला है, हमारे राजस्थान में होता है, जो 12th में जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं उनको गार्गी अवार्ड मिलता है, या इंस्पायर फेलोशिप मिली है, वट आप टॉपर रहे किसी भी तरीके के, तो उस तरह की चीज को जरूर मेंशन कीजिए। यह आपका एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आप हो कौन। अगली बात होती है कि आपने अगर कभी कोई रिसर्च इंटर्नशिप या ट्रेनिंग में, ध्यान दीजिएगा, मैंने उस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मैंने उस इंस्टीट्यूट के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। उसका आप जरूर मेंशन कीजिए और उसमें बताइए कि भाई कब आपने किया था, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था, सुपरवाइजर का नाम क्या था, और उस टॉपिक को जरूर डिफाइन करने की कोशिश कीजिए जो कि आपने काम किया था। बेहतर है उसको आप इफेक्टिवली बता दीजिए, कम से कम लाइन में इंट्रोडक्शन और क्या एग्जैक्टली आपने किया, कोई आउटकम आया है तो उसको आप जरूर मेंशन कीजिए। कम से कम शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी ये फहरिस्त नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कहीं कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। ये बताता है कि भाई ये बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इसके अंदर राइटिंग स्किल्स है, इसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो ये एक एडिशनल चीज देगा। लेकिन प्लीज घबराइए मत, अगर आपने ये सब कुछ नहीं भी किया है तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। 100% बच्चे ऐसे नहीं होते। आपका अपनी जो इंटेलिजेंस है, आप अगर जीनियस हो तो आपको लेने के लिए सारी दुनिया तैयार बैठी है। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपकी जिंदगी में कोई ब्रेक आया है, जैसे आपने नीट के लिए ब्रेक किया कि सर मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया था और उसके बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मैंने एमएससी के बाद सीएसआर नेट का प्रिपरेशन किया और उसके बाद मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। ईमानदारी से उसको एक्सप्लेन कीजिए कि भाई मैंने इस तरीके का ब्रेक लिया था, ऐसे ऐसे ब्रेक लिया था, और उस दौरान में मैंने ये किया। ठीक है, प्रॉपर कारण बताइए, बेईमानी बिल्कुल नहीं करनी है। अगली बात होती है, आपने कोई इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ी है क्या अभी? भाई फिक्शन वाली, नॉन फिक्शन वाली, भाई मैंने तो भगवत गीता पढ़ी है, मैंने वॉर एंटी वॉर पढ़ी है, अल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक पढ़ी है मैंने, या मैंने बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से उस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने किताब पढ़ी थी, क्योंकि वो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ढूंढ रहे हैं। इसका आप ख्याल रखेंगे। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा उसके अंदर, मजा क्यों आया, उसको अगर आपने लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया, हाँ साहब ये वाली लैंग्वेज थी और इस वजह से मुझे किताब अच्छी लगी, तो वो ये जांचेंगे परखेंगे कि यार ये बच्चा रिसर्च पेपर आगे पढ़ने में सक्षम है या नहीं है, इसको पढ़ने का शौक है या नहीं। ईमानदारी से इस चीज को करके देखिएगा। मुझे पता है आप लोगों को हो सकता है पढ़ने लिखने का शौक ना हो, बट स्टिल आप अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने लिख दिया भगवत गीता पढ़ी है, हो सकता है आपके इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि भगवत गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं, या वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई भगवत गीता का चौथा अध्याय किस लिए, भगवत गीता का 12वां अध्याय किस लिए, भक्ति से संबंधित अध्याय कौन सा है, कर्म से संबंधित अध्याय कौन सा है। हो सकता है। तो इसलिए कोई भी चीज लिखने से पहले सोच समझ के लिखिए कि भाई ये गड़बड़ ना कर दूं मैं। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ये दोनों से पूछा जा रहा है। इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले से ही पूछा जा रहा है और पीएचडी करने वाले से ही पूछा जा रहा है। तो आपके पास एक अच्छा खासा रीजन होना चाहिए, बड़े अच्छी भाषा में। किसी से हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की मदद मत लेना, कोई फायदा नहीं है, पकड़ने में आ जाओगे, क्योंकि वो लोग जीनियस हैं। ये जो सबसे चीज शानदार है वो है ये वाली और इसके बाद वाली, कि व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग यू हैव वर्कड ऑन समथिंग। किसी चीज पर आपने काम किया तो वो कठिन क्यों लगी। आप ट्रेकिंग पे गए से फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेकिंग कठिन क्यों लगी। आप कोई टीचिंग असाइनमेंट पे गए, आपको वो कठिन क्यों लगा। आप लैब में काम कर रहे थे, आपको कोई पर्टिकुलर चीज कठिन लगी, वो क्यों लगी। या आपने कोई प्रपोजल लिखा, या कोई आपने से फॉर एग्जांपल सेमिनार लिया, कोई प्रेजेंटेशन दिया, ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगती है कि मुझे कठिन लगी थी और इन इन वजहों से कठिन लगी थी, तो वो आपको जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए। आपको नवा क्वेश्चन सबसे शानदार है, 500 शब्दों की इसकी लिमिट होती है।
पहले तक, अभी से 2 साल पहले तक यहाँ पर होता था रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था कि आप इंट्रोडक्शन दें, आप मटेरियल मेथड को डिफाइन करें, आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, फिर आपके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे और आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह से यूजफुल होगी, और ये कोई यूनिक आइडिया होना चाहिए, ऐसी कंडीशन देते थे। पर उनको लगा नहीं यार, ये तो गड़बड़ करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उन्होंने इस बार से पिछले 1 साल से जो पूरा का पूरा किया है, वो किया कि भाई पास्ट डिकेड में आपको बहुत सारी तरह की लगा होगा रिसर्चेस हुई है। आपको कौन सी रिसर्च बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगी, और इस रिसर्च को जो आपने पढ़ा है उसमें एडवांसमेंट क्या था, लिमिटेशंस क्या थी, और क्या आपको लगता है कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। बड़ा खतरनाक है। आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और इसमें सबसे बढ़िया बात, आपको रिसेंट रिसर्च पेपर और रिव्यूज पर काम करना रहेगा। इसका आप खास ख्याल रखेंगे। रिसेंट रिसर्च पेपर एंड रिव्यूज, तभी जाकर आपको कुछ आइडिया आएगा और आप वो चीज सोच पाओगे और लिख पाओगे जो एक्चुअली वो चाहते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए। मजे की बात है, इस बेसिक ये 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे भाई। अगर आपने ये जो तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की चीजें नहीं कर रखी है, या आपके 5वें नंबर में कोई ब्रेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मामला बैठेगा। अगर आपने ये बहुत अच्छा किया तो जो सबसे शानदार बात है वो ये कि कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि उनको कंसीडर करना चाहिए, जैसे आप चेस के चैंपियन हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई, दिमाग यूज कर रहे हो। आप गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, सितार बहुत अच्छा बजाते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, ये सब कुछ एक्चुअली वो कहते हैं कि बंदा तो क्रिएटिव है, इसके अंदर कहीं ना कोई क्रिएटिविटी का सीडलिंग ग्रो कर रहा है। अगर आप एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं जिसने एनजीओ के साथ काम किया है, समाज सेवा की है, आप कहिए कि भाई इसको भी कंसिडर कीजिए, आई एम ए पर्सन विद एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एडवांसमेंट और द एडवांटेजेस। आप अगर मुझ जैसे व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाओगे तो समाज के मैं कुछ काम आऊंगा। ठीक है। ये 10 क्वेश्चन पर काम करने के बाद चौथा स्टेप, पहला 2 स्टेप तो मैंने बता दिया था कि आपके इंफॉर्मेशन है, इस पर भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। रेफरी, साइंटिफिक रेफरीज। यहाँ साइंटिफिक रेफरीज आप उस असिस्टेंट प्रोफेसर को मत पूछ लीजिए जिसने कि 2 साल पहले आपके इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, या आप मेरे पास आ जाएं सर आप लिख दो। नहीं भाई, आई एम नॉट मैं किसी साइंटिफिक पोस्ट पर नहीं हूं, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं जो कि रिसर्च कर रहा है। शब्द याद रखना है, साइंटिफिक रेफरीज का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी लैब में काम कर रहा है, उसने कुछ पब्लिकेशन किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम, उसकी एफिलिएशन, हाउ डू दे नो यू, वो आपको कैसे जानते हैं, उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर। रेफरेंसेस लिखवाने का एक प्रोसीजर होता है, वो आपके बारे में कुछ अच्छा सा लिख के देंगे कि ये बच्चा बहुत शानदार है, इसके अंदर मेहनत करने का जबरदस्त जज्बा है, इसने फलाना फलाना चीज की थी, मेरे साथ ये काम किया था, इस तरह का है। नाउ ये सारी की सारी बातें जब हो जाती हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इफेक्टिवली प्रिपेयर कैसे करें। मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर टीआई फॉर सपोज 2025 में अपीयर करना है जेजीबिल्स में, तो आप आज से ही दिमाग लगाना शुरू कर दो। आपका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक होना चाहिए, परसेंटेज ठीक ठाक रखो, इफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपके 60% तक है, वैसे तो 60% वाले को कंसिडर करेंगे ही नहीं, है ना। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 90% ही बनाओ, आप एटलीस्ट 75 से 80% का रखो कि आप इज्जतदार तरीके से वहां अपीयर कर सको इंटरव्यू में। क्योंकि इस जो अभी हमने फॉर्मेट दिया है, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग अगर नहीं है तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए कहीं ना कहीं से। आप का कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए। यहाँ मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल दो तरह से है, आपका बोलना, आप कितना इफेक्टिवली बोल पा रहे हैं, और आपका लिखना। मैं रिपीटेडली आपको बता रहा था कि आपका राइटिंग स्किल बहुत शानदार होना चाहिए, शब्दों का चुनाव बहुत तरीके से होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रिसर्च पेपर्स लिखेगा, जो पब्लिकेशंस करवाएगा। आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार कोर्स है, चिड़िया आउट कोर्स, जिसमें कि हम लोग आपको मल्टीपल मल्टीपल तरह की चीजों से रूबरू कराते हैं, क्वेश्चंस पूछ के अलग अलग डायमेंशन से। वो एक बड़ा अगला कोर्स है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल शानदार होना चाहिए, इसके ऊपर तो आपको काम करना ही करना है। कैमरे के सामने इस वक्त मैं बैठा हूं, और आप भी इस तरह से कुछ कैमरे के सामने या अपने मोबाइल को चालू करके स्पीच देना शुरू कीजिए कि भाई मुझ में जबरदस्त बात तो है, मुझ में वो बात तो है ही है। खैर, कुछ रिजल्ट्स जो हमने पिछले 2-3 सालों में लिए थे वो ये 2020 में इट वाज अनीशा गोयल, शी गॉट सेलेक्टेड इन द आईएसआर पुणे थ्रू दिस टीआईएफआर। 2021 में इट वाज इशिता तलवार, अभी ये डीबीएस मुंबई में है, और 2023 में दिस इज याशिका कुकरेजा, जिनका सिलेक्शन हो तो गया था बट शी हैज जॉइन आईआईएससी बैंगलोर। प्रिपरेशन कैसे करें?
प्रिपरेशन करने के लिए करना कुछ नहीं है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, गुरुजी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, फटाफट से रजिस्टर करके आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आप आई गुरुजी ऐप खोलें, फ्री डेमो क्लासेस 5वें नंबर का एक सेक्शन है जिसमें कि आपको यहाँ पर आईआईटी जाम, एमएससी एंट्रेंस, आपका सीएसआर, नेट जेआरएफ, इन सभी से रिलेटेड आपको फोल्डर्स मिलेंगे। और इन फोल्डर्स में फर्दर जब आप कोर्सेज पर जाएंगे तो प्लेटिनम कोर्स और चिड़िया आउट कोर्सेज जैसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली आपके लिए इफेक्टिव होती हैं। क्या मामला है आई गुरुजी ऐप में, किन किन चीजों के मतलब क्या है, वहां पर डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे यहाँ पर एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस पर कंसेप्ट होता है। ये 3 तरह के जो सेक्शन है वो फिक्स सेक्शन है। एडिटेड रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपने एक लाइव क्लास की, सपोज इधर की तरफ लाइव क्लास की, जब आप इसको दोबारा देखेंगे तो 1.5 घंटे देखने की जरूरत नहीं होती। कई बार बीच बीच में हम लोग पूछ रहे होते हैं, और भाई याशिका आपका क्या हाल है, क्या आप पढ़ पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है, ये सब चीजें काट दी जाती है। तो वो जो बोरिंग सी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि वो सारा फलाने सर है उनकी तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, भाई 1.5 घंटे की जरूरत नहीं है, 1 घंटे 45 मिनट में भी काम हो जाता है। इसका मतलब होता है एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास। दूसरा होता है आई गुरुजी स्टाइल वीडियोस, स्पेसिफिक नोट्स पर आधारित होते हैं, हाई स्पीड क्लासेस होती हैं कि आपका नोट्स बनाने का समय पूरा का पूरा बच जाए। नोट्स बने बनाए होते हैं इस वाले सेक्शन में। शेड्यूल लाइव असेसमेंट, यानी कि आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो हर जो 7वें से 10वें दिन के बीच में टॉपिक पूरा होने पर टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल लाइव लाइव असेसमेंट। लीजन प्रैक्टिस सीरीज का मतलब होता है कुछ टेस्ट हमने आपके सिस्टम में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, हमारे कुछ शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको देते जाइए, प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं इसको आपकी भाषा में। लाइव क्लास होती है, हर क्लास का अपना एक समय होता है, सुबह 7 बजे या दोपहर के 3 बजे। वो प्रॉपर पढ़ाना होता है, जो कि एक डिजिटल बोर्ड के ऊपर क्लास होती है या कभी कभार पेनटेप के ऊपर होती है, उसको बोलते हैं लाइव क्लास। और चिड़िया उड़ बहुत शानदार है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और चिड़िया उड़ क्या चीज है, क्या कर सकती है, प्लीज इसको जरूर से जरूर देखिए, चिड़िया उड़ का चमत्कार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक आपको दिए हुए हैं, टीआईएफआर की दोनों साइड जहां से आपको पेपर डाउनलोड करना है। उसके अलावा चिड़िया उड़ का चमत्कार ये जरूर आपको देखना है। तो फटाफट से आपकी कोई क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।